गाय के बारे में बताने वाले ये थे, शिक्षा के बारे में बताने वाले ये थे, अंग्रेजों के बारे में बताने वाले ये थे, सोने की चिड़िया कैसे बनाया जा सकता है इसको बताने वाले ये थे, सारी चीज बताने वाले ये थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा अगर आपको पता करना है इंटरनेट पे सर्च करिए, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ बैठे हैं, सर्च करिए और व्याख्यान का करिए। और छोटी सी एक मैं मुद्दा जो साथ में उठाना चाहता था, जितने भी समझदार युवा हैं मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक छोटी सी कमेटी बना लीजिए अपने गाँव में। शेखावत जी जैसे बुजुर्ग जो लोग हैं, प्रीतम जी जैसे बुजुर्ग लोग हैं, उनको लोगों को लेके एक छोटी सी कमेटी बना लीजिए। कमेटी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद लीजिए कि गाय को बचाना, स्वदेशी चीजों को लाना, स्वदेशी चीजों को बचाना। उसका मकसद एक रखिए, फंड की कोई टेंशन नहीं है। भारत में लोग बहुत दानदाता हैं। आज अगर पूरा काला धन ले आए ना और भारत से पूरा एक पैसा भी खत्म कर दे और सारे मंत्रियों से सारा पैसा खत्म कर दे तो भी भारत सरकार दान से चल सकती है। इतना लोग दान देते हैं भारत में, लोग सबसे ज्यादा दान देने वाले लोग। और भारत हमेशा से नंबर 1 था, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। कोई इसको खत्म नहीं कर पाया और ना ही कर पाएगा, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के ऊपर अत्याचार किया ही नहीं। अंग्रेजों ने लोगों के ऊपर राज किया, इन्होंने कभी किसी के ऊपर राज नहीं किया, सिर्फ दान दाता लोग। और उस कमेटी का सबसे पहले एक मकसद रखिए आप, उस कमेटी का सबसे पहले एक काम करिए, एक छोटा सा गुरुकुल अगर एक एक गांव में अपन दोबारा खुलवा सके तो बच्चों को, जो प्राइमरी स्तर के बच्चे हैं उनको अगर गुरुकुल में शिक्षा दे सकें अपन, तो बड़े होके वो कभी भी अंग्रेजों की तरफ नहीं भागेंगे। आपन में, भारत में सब कुछ है, भारत में सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग अंग्रेजों की तरफ भागते हैं, अंग्रेजों की तरफ भागते हैं, अंग्रेजों की तरफ भागते हैं। बस मेरा कहने का मकसद यही था, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग दें, आप हमारा साथ दें। एक छोटी सी कमेटी बनाइए, गांव गांव में काम करिए और हमारे जो ये प्रीतम जी जैसे जो बुजुर्ग औरतें हमारे साथ, उनका आशीर्वाद लीजिए, इनका साथ दीजिए और एक कमेटी बना लीजिए। क्योंकि भगवान सिर्फ रास्ता दिखाने अपने बच्चे को भेजता है, वो रास्ता दिखाने इन्होंने भेज दिया राजीव जी को, काम करने के लिए बाकी बच्चे अपन वो काम करना पड़ेगा। अब आगे का कार्यभार मैं संभालता हूँ शेखावत जी को, शेखावत जी इसको करके और प्रोग्राम की क्लोजिंग करेंगे। और लास्ट में जितने भी लोग हैं सारे के सारे एक बार फूल जरूर चढ़ा के जाइएगा, आशीर्वाद जरूर लेके जाइएगा। आपने इतना समय दिया, आपने गौर से सुना, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद संजय जी। बहुत ही संक्षिप्त में संजय जी ने इन राजीव दीक्षित के बारे में अपने उपस्थित महानुभावों को बताया। इसी बीच मैं भी आपको एक उदाहरण के तौर पे बता देना चाहता हूं। भाई साहब ने बताया कि यूरिया और सल्फर जैसी आज अपनी कृषि में जो उपयुक्त कर रहे हैं, हम यूरिया डाल रहे हैं, डीएपी डाल रहे हैं, उसी वो परमाणु जो बम होते हैं उसी को निष्फल होने के बाद जो बचता है उससे यूरिया तैयार की जाती है, सल्फर तैयार की जाती है। भाई साहब ने बताया। उसी उदाहरण के ऊपर मैं बताना देता हूं कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी में वहां परमाणु जो डाले गए, उस परमाणु का आज भी प्रभाव है, जिनके कारण वहां के जो नए बच्चे पैदा होते हैं, जो संतान पैदा होती है, वो विकलांग पैदा होती है। उदाहरण के तौर पर समझ ही गए होंगे आप कि इस जो परमाणु यानी सल्फर यूरिया का इतना प्रभाव, कुप्रभाव ये देख रहे हैं आज जमीन के ऊपर। आप उसी भूमि पर अपने जो उपजाऊ करते हैं उस पर ये डालते हैं, इसका कुप्रभाव है। इसका एग्जाम्पल मैं भूल गया था, एक एग्जाम्पल बता देता हूँ किसानों के लिए स्पेशल। और मुझे पता हुआ अगर आपने एग्जाम्पल सुन लिया उसके बाद में आप यूरिया डीएपी खाद यूज नहीं करेंगे। केरल के अंदर एक गांव है, धरती का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, वो या तो जम्मू कश्मीर है या फिर केरल है। और उसी स्वर्ग के अंदर वहां एक गांव है, उसके ऊपर एक बिल्कुल तख्ती लगी हुई है उस गांव के अंदर, और उस गांव के ऊपर लिखा हुआ है ये गांव बिकाऊ है। एक पंजाब के अंदर गांव है, गजसिंहपुर नाम का है, कुछ ऐसा कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं है, मैं भूल जल्दी जाता हूं थोड़ा। पंजाब के अंदर एक गांव है, उसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, ये गांव बिकाऊ है। रीजन जब हम लोगों ने पूछा कि ये गांव बिकाऊ क्यों है, तो जो केरल का जो गांव था उसका मैं उदाहरण देता हूं। वहां पे काजू की खेती बहुत होती है, काजू मीठा होता है, चिकना होता है, सब जानते हैं। वहां काजू की खेती बहुत होती है। वहां पता है क्या करते हैं, जितने भी ये यूरिया डीएपी वगैरह है या फिर जो मोनोक्रोटोफास है या फिर 2,4-D है, जितनी भी दवाई है, वो पता है क्या करते हैं, ऐसे स्प्रे नहीं करते जैसे अपने स्प्रे करते हैं,
हेलीकॉप्टर किराए पे लेते हैं और पूरे गांव में उस दवाइयों का छिड़काव करते हैं। आज उस गांव की हालत ये हो चुकी है कि पिछले 20 साल से कोई लड़की मां नहीं बनी, कोई लड़का बाप नहीं बना। यानी उस गांव में इतनी ज्यादा नपुंसकता सिर्फ उन दवाइयों के कारण। अगर आप अपने गांव का विकास चाहते हैं किसान भाइयों, मैं सही बोल रहा हूं, ये यूरिया, ये डीएपी छोड़ दीजिए। अपने देश का 14,000 करोड़ रुपया जो पैसा यूरिया और डीएपी के रूप में बाहर जा रहा है वो देश में बचेगा, और ये खाद यूज करिए। खाद यूज करेंगे तो गांव की गायें हैं जो, इनकी इज्जत बढ़ेगी, क्योंकि खाद के लिए अपन इनको पालेंगे, और इनको पालेंगे अपना देश वैसे ही बच जाएगा। पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, पंजाब में हम लोग गए, पंजाब ने बोला कि ये गांव बिकाऊ है। क्यों बिकाऊ है भाई साहब? क्या भाई साहब, हमारे खेती कर करके, पहले तो हम खेती करें, उसके अंदर यूरिया डाले, डीएपी डाले, सारी चीज हमने डाल दी। उसके बाद में फिर खेती करें, वो बीज का पैसा, यूरिया डीएपी का पैसा, उसके बाद में फिर उसके ऊपर दवाई छिड़के, उसका पैसा, आमदनी लागत से कम, लागत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। हर परिवार के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का कर्जा, हर परिवार के ऊपर 1-1 करोड़ रुपए का कर्जा। और अभी जो हुआ है ना, ये नरमा नहीं हुआ, गुआर नहीं हुआ, ये शुरुआत हो चुकी है पंजाब और केरल की। मैं सही बता रहा हूं आपको, ये शुरुआत हो चुकी है केरल और पंजाब की। अभी भी आपने अगर गाय का गोबर या पेशाब या फिर ये बकरियों का, बकरी जानवरों का अगर ये डालना शुरू नहीं किया, 1 साल डाल लीजिए आप, सिर्फ 1-1.5 साल डाल लीजिए, सारा जहर खत्म कर देगी, ये सारा जहर खत्म कर देगी और सारा पैसा बच जाएगा। और लागत से ज्यादा आमदनी वही हो जाएगी जो पहले 1 एकड़ में 50 क्विंटल अनाज हुआ करता था एक टाइम में, आज वो एक एकड़ में 10-12, वो भी नहीं होता। ये सिर्फ रीजन है, ये 2 एग्जाम्पल है। अगर ये 2 एग्जाम्पलों को आपने इग्नोर कर दिया तो आप भुगतेंगे जब अब की बार भुगता है। भारत के ऊपर पता कर्जा कितना है? भारत के ऊपर इतना कर्जा है कि उसका ब्याज चुकाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। भारत के ऊपर इतना कर्जा है कि उसका ब्याज चुकाने के लिए उसको कर्जा लेना पड़ता है। इसलिए कई लोग ये बोलेंगे कि भाई साहब, अगर आपको इतना ही पता है, आपको इन सारी चीजों का पता है कि ये विदेशी चीजें हैं, ये तो अपने भारत में आती क्यों है? अपने नेता आने क्यों नहीं देते? अरे वो मजबूर है, वो नेता मजबूर है। क्यों मजबूर है? क्योंकि उन्होंने कर्जा ले रखा है। कर्जा नहीं चुकाएंगे तो फिर वो सारे के सारे विदेशी यहां आके खड़े हो जाएंगे, अपन निकाल नहीं पाएंगे। तो वो मजबूरी में इन चीजों को, कंपनियों को रोजगार करने के लिए उनको घुसने देते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कर्जा ही इतना है। वो कर्जा सिर्फ आप हटा सकते हैं किसान भाइयों, कोई नहीं हटा सकता। महेश, धन्यवाद। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्रीमान बजरंग जी शेखावत कि आप आए और किसान भाइयों को मार्गदर्शन